हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और आज है 22 मई और 22 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि हरियाणा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में एक केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव था, जिससे एक एकीकृत सैन्य अभियान के बजाय खंडित आदिवासी और स्थानीय किसान विद्रोह हुए थे। तो ये एक्चुअली जो है ना पहली स्टेटमेंट है। अब ये पहली स्टेटमेंट एक्चुअली बिल्कुल सही है। क्यों सही है सर? 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था हरियाणा के अंदर, उस समय पूरे हरियाणा को एक धागे में पिरोने का यूं समझिएगा काम था। हालांकि कोई हरियाणा के अंदर ऐसा तो नहीं था कि एक्चुअली कोई सेंट्रल लीडर रहा होगा, ऐसा कुछ केस तो नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी जो है ना इकट्ठे जरूर हुए थे। हम कह सकते हैं कि जब को एक सुप्रीम कमांडर नहीं होता है, हर एक क्षेत्र में अपनी अपनी लड़ाई फिर कोई अलग अलग लड़ रहा होगा। तो हरियाणा में भी समझिएगा ऐसा ही हुआ था। हरियाणा की क्रांति एक संगठित सेना की तरह काम करने के बजाय अपने अपने जगह पे एक टाइप से यूं समझो एक खंडित सेना, जिसको आप लोग फ्रेगमेंटेड आर्मी कहते हैं ना, उस टाइप से हो गया था हरियाणा के अंदर। तो ऐसा हुआ जैसे मान लो अम्बाला या मेरठ में क्रांति हुई, स्टार्टिंग हुई थी अम्बाला से ही हुई थी। अम्बाला में क्रांति कब स्टार्ट हुई थी सर? 10 मई को हुई थी। 10 मई 1857 को इसकी क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। फिर हरियाणा में अलग अलग ज़िले, जैसे मेवात के मेव लोगों ने कुछ काम किया था, कुछ गुरुग्राम के लोगों ने काम किया था। तो सबका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था ही नहीं आपका, ठीक है ना। तो ऐसा कह सकते हो खंडित आदिवासी और स्थानीय किसान विद्रोह जो है ना ये खूब चला था आपका। तो ये बात सही है बिल्कुल। रीजन क्या कहता है? विद्रोह शुरू होने से पहले झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान की रणनीतिक हत्या ने हरियाणा विद्रोह की कमानियों की केंद्रीय कमान का सिर कलम कर दिया था। अब देखो ये स्टेटमेंट गलत है और उसका कारण ये है कि इसमें अंग्रेजों की कूटनीति और इतिहास की जो डेट है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नवाब अब्दुल रहमान खान की हत्या विद्रोह शुरू होने से पहले हुई थी, जबकि ये गलत है स्टेटमेंट। इनकी हत्या इसके बाद में हुई थी। सितंबर अक्टूबर के टाइम पीरियड में 1857 में दिल्ली और हरियाणा पर दोबारा कब्जा किया था, तब उनको गिरफ्तार किया था। तो नवाब अब्दुल रहमान खान को जो ना 1858 के अंदर 23 जनवरी की बात है, 23 जनवरी 1858 के टाइम पीरियड में दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक पे सरेआम फांसी दी थी, ताकि लोगों को ऐसी एक मैसेज आए, लोग जुर्रत ना करें अंग्रेजों के सामने आने के लिए, है ना। तो इसी करके ये स्टेटमेंट जो है ना आपके पास में गलत हो गया है। ये अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, पहला सही हो गया है। तो ए तो सही है लेकिन आर जो है ना गलत है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे रेवाड़ी से जो ये क्रांति के नेतृत्व करता थे ना, वो कौन थे? तो ये सवाल आपसे आए तो जवाब आप लोग क्या देने वाले हैं? जवाब आप देंगे राव तुलाराम, ठीक है ना। राव तुलाराम जी थे। ऐसे ही आप लोगों से झज्जर से पूछा जा रहा है, तो झज्जर से जो है ना वो कौन थे सर? तो झज्जर से थे नवाब अब्दुल रहमान खान थे, ठीक है ना। नवाब अब्दुल रहमान खान थे। और इसके अलावा जो है ना बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ से तो आप अच्छे से जानते ही हो, राजा नाहर सिंह का नाम बल्लभगढ़ के शेर कहलाते हैं ये। फर्रुखनगर से कौन है सर? नवाब अहमद अली साहब थे। इसके साथ साथ हाँसी से कौन थे? हाँसी से लाला हुकमचंद जैन थे। लाला हुकमचंद जैन थे। हिसार से भी थोड़ा बहुत जो है ना इनका हिसार वाला क्षेत्र या हाँसी का मुख्य क्षेत्र के हिस्से में आते थे। ऐसे तो कई सारे नाम हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। पानीपत से कौन थे? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिरसा से आप मुझे बता सकते हो कौन थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को कितने % आरक्षण मिलेगा? तो हरियाणा के अंदर राशन डिपो आवंटन के अंदर महिलाओं को स्पेशली 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। इस आवंटन में रोस्टर प्रणाली लागू होगी, यानी कि हर तीसरा लाइसेंस महिलाओं को मिलने वाला होगा। डिपो के लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। कंप्यूटर तो खैर आजकल हर जगह यूज होता है, तो आप लोगों को भी कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है। हरियाणा के किस जिले में स्थित अत्याधुनिक जीन बैंक में
-196 डिग्री सेल्सियस पर पशुओं के आनुवांशिक मटेरियल को लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसे सवाल एचएसएससी के पहले पेपरों में आ भी चुके हैं, तो ये इसका आंसर सही रहेगा आपका, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होगा। तो देश की जो लुप्त प्राय और दुर्लभ पशु की नस्ल है उनको बचाने के लिए हरियाणा का जो करनाल के अंदर NBAGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसके अंदर जीन बैंक में अत्याधुनिक तरीके से उसको डेवलप किया गया है और वहाँ पे पशुओं के आनुवांशिक मटेरियल यानी कि सोमैटिक सेल्स है, इसको -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में सिक्योर रखेंगे ताकि उनकी नस्लें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड भी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 48वें गोयल पुरस्कार समारोह में 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी टोटल 4 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। इसमें अप्लाइड साइंस में मुंबई से डॉक्टर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित है, केमिकल साइंस में चेन्नई से डॉक्टर थालपिल प्रदीप है और लाइफ साइंस में दिल्ली से डॉक्टर परमजीत खुराना है और फिजिकल साइंस से बेंगलुरु से डॉक्टर श्रीराम रामास्वामी को सम्मानित किया गया है। इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि, गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। नाम जरूर याद रख लेना, डॉक्टर अनिरुद्ध जी याद रख लेना, केमिकल साइंस में चेन्नई से डॉक्टर थालपिल प्रदीप याद रख लेना और इसके अलावा लाइफ साइंस में दिल्ली से डॉक्टर परमजीत खुराना, फिजिकल साइंस में बेंगलुरु से डॉक्टर श्रीराम रामास्वामी। ऐसा ही एक सवाल है कि 18वें गोयल पुरस्कार समारोह में 45 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको वैज्ञानिकों को राजीव गोयल अवार्ड मिला है। ये कितने लोग हैं? तो ये लोग भी टोटल 4 ही है और इसमें अप्लाइड साइंस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से डॉक्टर गोपीनाथ है, डॉक्टर गोपीनाथ पेकिरी सामी है। इसके अलावा केमिकल साइंस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, केमिकल साइंस के लिए डॉक्टर देवव्रत मेती है। लाइफ साइंस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ से डॉक्टर दुर्गा पाल और फिजिकल साइंस के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद से डॉक्टर सम्राजीत कर्माकर, इनको सम्मानित किया गया है। इनको इस सम्मान के लिए जो ना 1 लाख रुपए और बाकी पदक मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है इनको। इसके बाद में हरियाणा राज्य वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, याद रखना। तो इसका ठीक आंसर होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बनी है, बी वाला ऑप्शन सही है। हरियाणा सरकार के द्वारा पुनर्गठित हरियाणा राज्य वेटलैंड आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बनाया गया है। इसका काम क्या है सर? जैसे हरियाणा में 2 वेटलैंड साइट है ऑफिशियली, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है पहले ही। एक तो गुरुग्राम के अंदर है सुल्तानपुर और एक है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। सुल्तानपुर एक्चुअली नेशनल पार्क है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों को 2021 के अंदर हरियाणा में वेटलैंड साइट अनाउंस किया गया था और ऐसे 2 को तो ऑफिशियल वेटलैंड साइट का दर्जा मिल चुका है, लेकिन वैसे हरियाणा में 1800 से ज़्यादा वेटलैंड के संरक्षण और अतिक्रमण को रोकने के लिए ये काम करेगा। ये वेटलैंड का मतलब क्या होता है सर? वेटलैंड का मतलब होता है सर आर्द्र भूमि या गीली जमीन कह दीजिएगा, जहाँ पे प्रवासी पक्षी आ सकते हैं या हो सकते हैं एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव वो इंपॉर्टेंट जगह हो और फ्लोरा फोना को खास तौर पे बचाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे भारत में वैसे टोटल 99 वेटलैंड साइट हो चुकी है और हरियाणा में टोटल 2 ही वेटलैंड साइट है, एक सुल्तानपुर और एक भिंडावास ऑफिशियली। वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम हर साल? ये हर साल हम मनाते हैं 2 फरवरी को। ये कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 को हुआ था, लागू दिसंबर 1975 में हुआ था भारत भर के अंदर। भारत में सबसे पहली वेटलैंड साइट जो आई थी ना वो 1981-82 के टाइम पीरियड में जो आई थी, जिसका नाम आपको याद रखना है। 2 आई थी एक साथ, एक तो चिल्का लेक आई थी जो ओडिशा में है और एक केवला देव नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान का है। ये 2 इंडिया की पहली वेटलैंड साइट है। अब इंडिया में टोटल 99 हो चुकी है हाल ही में। 2 फरवरी को हम लोग हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये खास फ्लोरा फोना मतलब खास किस्म का पौधा, खास किस्म के जीव जंतु, उनको बचाए रखने के लिए, एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए ये वेटलैंड या आर्द्र भूमि संरक्षण जरूरी है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो अगला जो सवाल आपके पास में रहने वाला है यहाँ पे, वो अगला सवाल रहेगा, वित्तीय वर्ष साल 2025-26 में हरियाणा ने सकल राज्य जीएसटी वृद्धि दर के आधार पर देश में किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द हरियाणा रैंक इन द कंट्रीज बेस्ड ऑन द ग्रोथ स्टेट जीएसटी ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026? तो इसका ठीक आंसर रहेगा पहले स्थान पे हरियाणा रहा है इस पे। 2025-26 में सकल राज्य जीएसटी वृद्धि दर के आधार पर देश भर में जो है ना हरियाणा राज्य को, मतलब एसजीएसटी का ग्रोथ स्टेट जीएसटी, और जिसमें भी बेसिकली आता है स्टेट जीएसटी का नाम आता है। तो अब इस ग्रोथ जो आपका जीएसटी है, इसके अंदर हरियाणा का नंबर है वो सबसे पहले आया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है। और इसके बाद में हमारे पास में आता है डियर कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राज्य ने लगभग 22% की वृद्धि दर दर्ज की है और जो राष्ट्रीय औसत से 6% से ज़्यादा है। आंकड़ों के अकॉर्डिंग राज्य में सकल जीएसटी या पोस्ट सेटलमेंट संग्रह 48,289 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग रहा था 8546 ही था एक्चुअली। तो टोटल जीएसटी संग्रह में 8.6% की वृद्धि है और हरियाणा का देश भर में ओवरऑल में जो है ना 5वां स्थान आता है। लेकिन ग्रोथ स्टेट में यानी कि सकल राज्य जीएसटी वृद्धि दर में ग्रोथ रेट के मामले में जो है ना हम लोग पहले स्थान पे है। ओवरऑल वैसे हम 5th पोजीशन पे आते हैं। जो भी ग्रोथ स्टेट्स जो आपका जीएसटी होता है या एसजीएसटी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी एक स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू अपने स्टेट की बाउंड्री के अंदर जो भी बिजनेस होता है, भाई मान लो अपने हरियाणा का बात करो तो हरियाणा की बाउंड्री में जो भी बिजनेस होगा उस पे जो जीएसटी से टैक्स वसूला जाएगा। जब हम लोग अपने स्टेट के अंदर कोई भी सामान सर्विसेज है, मान लो मोबाइल रिचार्ज है या होटल का बिल देना है या कोई राशन पानी हम खरीद के लेके आते हैं, तो उसमें से क्या होता है एक्चुअली 2 हिस्से टैक्स के आ जाते हैं। एक तो हिस्सा आता है सेंटर का जीएसटी दिया जाता है, एक दिया जाता है स्टेट जीएसटी दिया जाता है। आपने देखा भी होगा कोई सामान लेके आते हो तो उस पर SGST CGST लिख देते हैं ये। तो ग्रोस वर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टोटल कलेक्शन है, यानी कि बिना किसी कटौती के जो टैक्स आता है, मतलब टैक्स रिफंड या इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में आया टोटल पैसा जो है ना वो ग्रोस होगा एक्चुअली। अब ये केवल स्टेट के अंदर का जो व्यापार पे होगा ना, मतलब इंट्रा स्टेट की अगर हम बात करते हैं जैसे SGST तो केवल स्टेट का ही होगा, लेकिन इंट्रा स्टेट का मतलब जैसे हो सकता है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ में भी आए आपका। हालांकि एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसमें एक पोस्ट सेटलमेंट वर्ड मैंने यूज़ किया है ना। अब पोस्ट सेटलमेंट का मतलब ये आएगा कि ऐसा समझो कि राज्य का अपना खुद का इकट्ठा किया गया पैसा प्लस में दूसरे राज्य से व्यापार होने पे जो सेटलमेंट के बाद में जो पैसा आया है उसको पोस्ट सेटलमेंट का पैसा कहा करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें वैसे हम लोग ओवरऑल पहले स्थान पे हैं। हरियाणा कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किए गए एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में 1 जनवरी 2026 से एग्रीगेटर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा शामिल किए जाने वाले सभी वाहन किस प्रकार के होने चाहिए? CNG होने चाहिए या तो इलेक्ट्रिक होने चाहिए, बैटरी से चलने वाले होने चाहिए या अच्छे फ्यूल वाले व्हीकल होने चाहिए एक्चुअली। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट जो है ना, इसके दिशा निर्देश और जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग, इसके अकॉर्डिंग हरियाणा मोटर व्हीकल अधिनियम 1993 के तहत नियमों को स्वीकृति दी गई है। 1 जनवरी 2026 से एनसीआर में एग्रीगेटर्स डिलीवरी सेवा और के साथ साथ जो है ना ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा शामिल किए जाने वाले जितने भी व्हीकल हैं वो सारे CNG इलेक्ट्रिक और इसके अलावा बैटरी से चलने वाले या स्वच्छ ईंधन वाले ही होने चाहिए। हालांकि अब नियमों से घोषणा तो ये है पर इसके बाद में अब से ये लागू है ही है। इस नए प्रावधान के अंदर होगा क्या सर, जैसे यात्री सुरक्षा उपाय और एक शिकायत निवारण प्रणाली होने वाली है। इसके साथ साथ कुछ नए नियमों में ड्राइवर के लिए आगमन और बेसिकली पुनश्चर्या जो है ना प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।
एप्लीकेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी है, और जैसे बेसिकली किराया है, फेयर रेगुलेशन सिस्टम है, वो लागू किया गया है। इसके अलावा यात्रियों के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपए का बीमा कवर है, ड्राइवर के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, ऑन बोर्ड किए गए ड्राइवर के लिए न्यूनतम 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस भी होगा, और इसके अलावा सहायता अगर लेनी है तो 24/7 आवर्स कॉल सेंटर भी सेटअप किए जाएंगे। और इनके लिए वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से वाहन और ड्राइवर के विवरण के डिजिटल सत्यापन को भी अनिवार्य किया गया है। एनसीआर रीजन के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए, जिसमें स्पेशली अपना हरियाणा का गुरुग्राम फरीदाबाद भी शामिल है। एनसीआरबी 2024 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक बच्चे किस जिले में लापता हुए हैं? तो इसका ठीक आंसर रहेगा पानीपत जिले के अंदर सबसे ज़्यादा लापता हुए हैं। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। और अभी रिसेंटली जो है ना 21 मई 2026 को एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। एनसीआरबी 2024 के आंकड़े आए हैं। इसमें टोटल जो बच्चे हैं वो 3000 से ज़्यादा, लगभग 3055 बच्चे लापता हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा औद्योगिक और एनसीआर से जुड़े जिलों से मामले आए हैं ये, जैसे कि पानीपत में 583 बच्चे, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट निकल के आया है ये, और 378 गुरुग्राम में है। ऐसे ही सबसे कम की बात करते हैं तो जींद में एक भी मामला नहीं आया, मतलब पूरे साल में एक भी बच्चा लापता नहीं हुआ है इसके अंदर। बाकी चरखी दादरी में जैसे 1 है, नूंह में 6 है, झज्जर में 11 है, रोहतक में 20 मामले आए हैं निकल के। इसके अलावा बाकी ऐसे अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में, पर सबसे हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो पानीपत है। लास्ट में जींद आता है, जींद में 0 बच्चे हैं। ठीक है, आज का सेशन इतना ही है डियर। और आप लोगों के लिए एक सवाल दिया है, अगेन वही स्टेटमेंट वाला, एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, कौन सा सही कौन सा गलत है समझिएगा और समझाइएगा भी कमेंट में। फिर मिलूंगा आप लोगों को मैं अगले करंट अफेयर सेशन में। तब तक अपना ख्याल रख लेना आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।